अगर आपको गार्ड बनना है या ऊपर जाना है या स्टेशन मास्टर बनना है तो केवल पॉइंट्समैन ही फॉर्म भर सकता है। इसमें दो आता है, एक एलडीसी कोटा, एक जीडीसी कोटा। जब एलडीसी कोटा आएगा तो उसमें केवल पॉइंट्समैन फॉर्म भर सकता है, लेकिन जीडीसी आएगा तो उसमें सब भर सकते हैं। मैथ में आपको लगभग 80% जो अर्थमेटिक्स से ही आता है। टीसीएस जो प्रीवियस ईयर पूछा है क्वेश्चन, तो अगर टीसीएस का प्रीवियस ईयर पूरा लगा देते हैं, चाहे वो एसएससी का हो चाहे रेलवे का है, जो भी टीसीएस पूछा है, तो उसमें से आपको लगभग 80-90% सेम पैटर्न पे मतलब क्वेश्चन मिलेगा आपको। परसेंटेज से ही ज्यादातर लोग स्टार्ट इसलिए करते हैं कि आपको हर चैप्टर में जो है ना परसेंटेज का जरूरत पड़ता है। परसेंटेज हो गया, एवरेज हो गया, रेशियो हो गया, ये सारे चीज जो है ना आपको हर जगह जरूरत पड़ता है, तो इसलिए इस चैप्टर को आप पहले स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग हम कहीं से क्लास नहीं किए, प्रैक्टिस सेट से ही मेरा हुआ। रीजनिंग के लिए कुछ जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है यूट्यूब से देख लिया। देखिए जीके जीएस तो ज्यादातर ग्रुप डी में आएगा नहीं। एनटीपीसी में तो देखिए जीके जीएस आपको जो है मतलब ज्यादातर प्रीवियस ईयर से ही मतलब जो है। ऐसे तो हम लोग लुसेंट पढ़ रहे थे तो लुसेंट ही पढ़ के गए थे, लुसेंट से लगभग क्वेश्चन आ जाता है। लुसेंट आप डिस्कशन करके ही पढ़ सकते हैं, अकेला थोड़ा सा बोरिंग लगेगा। अगर 3-4 लोग एक साथ पढ़ते हैं तो मजे में मतलब पढ़ाई भी हो जाता है। एक नेम सेट कर लीजिए और 3-4 लोग पढ़िए तो आसानी से पढ़ा जाए। साइंस के लिए पूरी एनसीईआरटी आपको 95% एनसीईआरटी से आ रहा है अभी का पेपर। बिना मॉक टेस्ट का तो कोई भी एग्जाम अभी क्वालिफाई करना मुश्किल है। मॉक टेस्ट है, एक से रिवीजन हो जाती है आपकी और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। मॉक टेस्ट से सबसे बड़ी टाइम का मतलब बैलेंस, जो नॉर्मल जोन रहेगा वो 65 पे सिलेक्शन हो जाएगा, जो टफ जोन होगा उसको 75। फ्रेंड्स, आप जो भी लोग आरआरबी ग्रुप डी 2025 का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं या कर चुके हैं, तो अब आपको बेहतरीन तरीके से स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा और स्मार्ट तरीके से इसकी प्रिपरेशन करनी होगी कि कैसे आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो इस एग्जाम को क्रैक करने में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं, जिसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा किरण का प्रीवियस ईयर का सेट। ये आपका वॉल्यूम 1 दिख रहा होगा, आपको ये 1 to 40 सेट्स दिए हुए हैं। इसी का 41 to 99 सेट जो दिया हुआ है वॉल्यूम 2 में, इसे भी आप ले सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। ये सारे आपके लेटेस्ट एडिशन पर आधारित है और जो भी ग्रुप डी यानी प्रीवियस ईयर जो ग्रुप डी का क्वेश्चन आया हुआ है वो सारा इसमें दिया हुआ है, सारा का सोल्यूशन दिया हुआ है। इसके साथ ही जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको सारे शिफ्ट का जो वीडियो सोल्यूशन चाहिए, अगर सारे शिफ्ट के क्वेश्चन का जो प्रीवियस क्वेश्चन ग्रुप डी में आए हुए हैं, तो आपको किरण लर्नर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपको सारा फ्री सोल्यूशन मिल जाएगा। इसके लिए आपको कोई भी कॉस्ट पे करना नहीं होगा। साथ ही मैं और भी कुछ बुक्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, वहां से क्लिक करके आप इन बुक्स को परचेस कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का डोमिनेंट कंप्यूटर में स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हमारे साथ है बबलू जी, जो कि पॉइंट्समैन में सिलेक्टेड है और हम इनसे जानेंगे कि इनकी क्या स्ट्रेटेजी थी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि अभी आगामी एग्जाम्स होने वाली हैं। ग्रुप डी की फॉर्म भी फिलअप हो रही है और एनटीपीसी की फॉर्म तो फिलअप ही हो चुकी है, उसमें लगभग अभी 2.5 महीने बचे हुए हैं। तो दोनों एग्जाम के लिए हम लोग देखेंगे कि इस वीडियो में कि कैसे करके सिलेक्शन लेना है आपको। तो चलिए बबलू जी से जानते हैं। सबसे पहले अपने बारे में बताइए। मेरा नाम बबलू कुमार है और मैं बिहार का रहने वाला हूँ। मेरा घर सहरसा डिस्ट्रिक्ट है। अभी वर्तमान में हम लोग जो है धनबाद के आनोडी स्टेशन में पोस्टिंग है और हम लोग का जो है जोन पड़ता है वो रांची पड़ता है और आरआरसी कोलकाता पड़ता है। बबलू जी सबसे पहले आप बताइए कि आपका रेलवे के प्रति इंटरेस्ट कहाँ से आया, आपने रेलवे को क्यों चुना? नहीं, जैसे हम लोग ऐसे नॉर्मल प्रिपरेशन कर रहे थे, जैसे एसएससी सबका कर रहे थे, तो उधर रिजल्ट नहीं हो रहा था, तो रेलवे में अच्छी खासी वैकेंसी आई थी, तो हम लोग सोचे कि चलो फॉर्म भरते हैं। तो उस अनुसार जो हम लोग का मैथ रीजनिंग का प्रिपरेशन था ही, तो साइंस का प्रिपरेशन करके और हम लोग रेलवे में जो है मतलब आ गए। इससे पहले आपने और भी कोई एग्जाम दिया था क्या? इससे पहले हमने बहुत सारे एग्जाम जैसे बैंक का भी दिया, उसके बाद एसएससी का भी दिया और मान के चलिएगा और जो भी मतलब और मतलब जनरल कंपटीशन का आ रहा था सारे मतलब भर रहे थे हम लोग। ऐसा नहीं है कि कोई फॉर्म नहीं भर रहे। आपका मोड ऑफ प्रिपरेशन ऑनलाइन था या ऑफलाइन था? नहीं, मेरा मोड ऑफ प्रिपरेशन तो ऑनलाइन ही था। जैसे हमने मैथ के लिए राकेश यादव सर से क्लास लिया था। राकेश यादव। हाँ। अब एक एक सब्जेक्ट की अलग अलग स्ट्रेटेजी जानेंगे कि इन्होंने मैथ से कहाँ से किया था, साइंस कहाँ से किया था। सबसे पहले मैथ्स के बारे में बताइए, मैथ्स को आपने कहाँ से फॉलो किया? देखिए, पहले मैं ऐसे ही आर.एस. अग्रवाल बना रहा था, तो फिर लगा कि मतलब इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है मतलब, तो फिर हमने क्या किया कि राकेश यादव सर का 2020 में फर्स्ट बार ऑनलाइन मतलब आया था जी, तो कोरोना के समय चल रहा था, तो हम लोग ने मतलब उससे क्लास ले लिया था, तो उसी से हमने मैथ पढ़ा। रीजनिंग के लिए ऐसे ही टेस्ट से ही मेरा प्रिपरेशन हुआ था।
पहले मैथ के बारे में बताइए कि मैथ में जैसे बच्चे, बहुत सारे बच्चे होते हैं कि ट्रिक के पीछे भागते हैं, तो ट्रिक का क्या रोल है एग्जाम में? अगर कोई बच्चे मान लीजिए मैथ का सिलेबस को खत्म नहीं करते हैं और वो डायरेक्ट ट्रिक में आ जाते हैं, तो क्या वो सही है? कंसेप्ट कितना जरूरी है? नहीं, देखिए बेसिक जरूरी है। जैसे अब पहले क्या था कि प्रीवियस ईयर को मतलब जो है ना चेंज करके एग्जाम में देता था, अभी नए नए क्वेश्चन डाल रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, आपको अगर बेसिक पता नहीं है तो फिर आप वहाँ जाके फंस जाइएगा। हाँ, कुछ क्वेश्चन है जिसमें आपको ट्रिक से मतलब आसानी से कुछ क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन में आपको बेसिक पता होना जरूरी है। अभी जैसे एनटीपीसी एग्जाम्स होने वाली है, तो एनटीपीसी में मैथ्स को बच्चे कैसे पढ़े? क्योंकि बहुत अभी लगभग 2.5 महीने बचे हुए एनटीपीसी के लिए, उसके बाद ग्रुप डी की एग्जाम होगी, तो 2.5 महीने में बच्चे कैसे मैथ को क्रैक करें? क्योंकि मैथ में ज्यादा कौन से पोर्शन से क्वेश्चन आते हैं? अरिथमेटिक से आते हैं ज्यादा क्वेश्चन, तो अरिथमेटिक को कैसे करें? हाँ, देखिए मैथ में आपको लगभग 80% जो अर्थमेटिक से ही आता है। तो जैसे टीसीएस जो प्रीवियस ईयर पूछा है क्वेश्चन, क्योंकि अब अभी टाइम तो कम है, तो अगर टीसीएस का प्रीवियस ईयर पूरा लगा देते हैं, चाहे वो एसएससी का हो चाहे रेलवे का है, जो भी टीसीएस पूछा है, तो उसमें से आपको लगभग 80-90% सेम पैटर्न पे मतलब क्वेश्चन मिलेगा आपको जी। मैथ में। और जैसे अरिथमेटिक को स्टार्ट फर्स्ट में कौन सा टॉपिक को स्टार्ट करें, कौन सा चैप्टर? नहीं, देखिए ऐसे तो लोग, जैसे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि परसेंटेज को स्टार्ट। हाँ, परसेंटेज से ही ज्यादातर लोग स्टार्ट इसलिए करते हैं कि आपको हर चैप्टर में जो है ना परसेंटेज का जरूरत पड़ता है। परसेंटेज हो गया, एवरेज हो गया, रेशियो हो गया, ये सारी चीज जो है ना आपको हर जगह जरूरत पड़ता है, तो इसलिए इस चैप्टर का आप पहले स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर वर्क एंड टाइम से अच्छा खासा क्वेश्चन आता है, प्रॉफिट लॉस से अच्छा खासा क्वेश्चन आता है, तो ये सब टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, ये सारे से आपको अच्छा क्वेश्चन आता है, तो ये सब पे मतलब अच्छा से आपका प्रिपरेशन करना। बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है कि वो मेंसुरेशन में कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि बहुत सारे उसमें दशमलव वाले बहुत रहते हैं, उसको कैसे वो करें मैनेज? लंबे कैलकुलेशन को शॉर्ट में कैसे करें? बहुत सारे स्क्वायर भी दिया होता है लंबा लंबा, उसको कैसे करें? नहीं, देखिए रेलवे खास करके उतना हार्ड मतलब नहीं पूछता है, एक आध क्वेश्चन आपको पूछेगा, अगर बन गया फिर भी ठीक है, नहीं बना फिर भी ठीक है, लेकिन आपको ज्यादातर मतलब जो है ना कैलकुलेशन मतलब लगभग सिंपल ही देता है। 2-4-5 क्वेश्चन आपको हार्ड देगा, तो उसके लिए अगर आपके पास टाइम है तो आप बना सकते हैं, टाइम नहीं भी है तो आप 2-4 क्वेश्चन को ये स्किप कर सकते हैं, लेकिन आपका मान के चलिए अगर प्रिपरेशन अच्छा है तो बन जाएगा। अभी जैसे 2.5 महीने बचे हुए हैं मैथ के लिए, तो लास्ट टाइम में बच्चे मैथ के क्या करें? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हाँ, टीसीएस जो प्रीवियस ईयर पूछा है ना उसको कर लेगा तो आपको उसी से मतलब पूरा पूरी होगा। अब ग्रुप डी में लगभग अभी फॉर्म फिलअप हो रहा है, तो लगभग 6 महीने समझ लीजिए है, तो 6 महीने में बच्चे क्या सिलेबस को खत्म कर सकते हैं आसानी से? धीरे धीरे कितना टाइम दे अभी मैथ के लिए बच्चे? देखिए मैथ तो की पॉइंट है, अगर आपको मैथ लगभग मान के चलिए कि 25 क्वेश्चन ग्रुप डी में रहेगा और 30 क्वेश्चन रीजनिंग से रहेगा, तो आप 25 क्वेश्चन में अगर आपका अच्छा प्रिपरेशन है तो 22-23 क्वेश्चन तक भी बना सकते हैं जी। तो मैथ तो आपको करना पड़ेगा, अभी 6 महीना अच्छा खासा टाइम है। बाकी रीजनिंग तो लगभग सारे लड़के करते हैं, 1-2 क्वेश्चन अगर छूट भी जाए तो अलग बात है, लेकिन 28-29 क्वेश्चन या 26-27 क्वेश्चन रीजनिंग सारे लड़के करते हैं। तो अब रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आपने ऑफलाइन किया था या ऑनलाइन किया था? नहीं, रीजनिंग हम कहीं से क्लास नहीं किए, प्रैक्टिस सेट से ही मेरा हुआ। रीजनिंग के लिए कुछ आज जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है यूट्यूब से देख लिया हमने। सिर्फ आपने उसके लिए मॉक किया है ना? हाँ, प्रैक्टिस। मॉक। और जैसा कि रीजनिंग में कोई टॉपिक ऐसा जिसमें आप फंस गए हो, कुछ ऐसा? नहीं, जैसे मान के चलिए कि जैसे काउंटिंग फिगर में बच्चों को होते हैं बहुत। हाँ, जैसे हो गया सिलो हो गया, सिलोजिज्म। हाँ सिलोजिज्म हो गया, या मतलब बैंकिंग वाले जो क्वेश्चन आ रहा है मतलब क्या पजल्स हो गए, पजल्स हो गया, ये सब चीज अगर मतलब हम लोग को मतलब 1-2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ तो पता चल गया कि ये सब चीज आ रहा है, हम लोग ने इस पे अच्छा खासा काम किए थे, पजल पर सिलोजिज्म पे ये सब पे अच्छा काम किया था, तो मतलब ये सब क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। अभी जो है ना रेलवे का पैटर्न हो गया पजल और सिलोजिज्म। और जैसे रीजनिंग का जो लेवल है रेलवे में, तो क्या ऐसा कुछ हार्ड है कि वो बच्चे नहीं कर सकते हैं? एक दिन में रीजनिंग में कितना समय देना चाहिए बच्चे? रीजनिंग तो मुझे लग रहा है ज्यादा से ज्यादा आप जब प्रैक्टिस सेट मारिएगा तो उससे हो जाएगा, लेकिन कुछ टॉपिक है जो आपको दिक्कत हो रहा है तो उस पर मतलब 1-8 घंटा टाइम डेली दे सकते हैं, लेकिन मैथ के लिए आपको 4-5 घंटा डेली देना जरूरी है। मैथ के लिए 4-5 घंटा और रीजनिंग के लिए
1 से 2 घंटे। 1 से 2 घंटे ना। हाँ। अब हम लोग जानेंगे जीएस, जीके जीएस के लिए। तो जीके जीएस को आपने कहाँ से पढ़ा था? देखिए जीके जीएस तो ज्यादातर ग्रुप डी में आएगा नहीं, एनटीपीसी में पूछा जाएगा। एनटीपीसी में आएगा। तो एनटीपीसी में तो देखिए जीके जीएस आपको जो है मतलब ज्यादातर प्रीवियस ईयर से ही मतलब जो है, ऐसे तो हम लोग लुसेंट पढ़ रहे थे तो लुसेंट ही पढ़ के गए थे, लुसेंट से लगभग क्वेश्चन आ जाता। जैसे लुसेंट की बात करें तो लुसेंट को आपने कितनी बार पढ़ा है और कैसे पढ़ा है? क्योंकि उसमें एक भी फिगर नहीं रहता, फोटो नहीं रहता, तो बच्चे बोरिंग हो जाते हैं पढ़ने के लिए। नहीं, लुसेंट आप डिस्कशन करके ही पढ़ सकते हैं, अकेला थोड़ा सा बोरिंग लगेगा। अगर 3-4 लोग एक साथ पढ़ते हैं तो मजे मजे में मतलब पढ़ाई भी हो जाता है। एक नेम सेट कर लीजिए और 3-4 लोग पढ़िए तो आसानी से पढ़ा जाता है। मतलब ग्रुप डिस्कशन का काफी अहम रोल है हाँ, जीएस को करने में। जीएस के लिए ग्रुप डिस्कशन। और एनसीईआरटी का क्या रोल है? नहीं, एनसीईआरटी तो हम लोग ग्रुप डी के लिए साइंस के लिए ही पढ़े थे। जैसे एनसीईआरटी के लिए, जीके जीएस के लिए एनसीईआरटी नहीं पढ़े थे। साइंस के लिए आपने एनसीईआरटी फॉलो किया? हाँ। और एनसीईआरटी को छोड़ के और कोई बुक? और कोई बुक तो नहीं पढ़े थे। जैसे यूथ पब्लिकेशन का एक आता है, प्रीवियस ईयर आता है ग्रुप डी के लिए, तो वो वाला हम लोग थोड़ा सा लगाए थे। और साइंस का क्वेश्चन का लेवल कैसा था? साइंस का लेवल पूरी एनसीईआरटी आएगा, आपको लाइन बाय लाइन जो करके जाना ही पड़ेगा। मतलब जैसे अभी 2024 में जो एग्जाम्स हो रही है, जैसे टेक्नीशियंस की हुए, एलपी की हुए, तो बहुत एनसीईआरटी के अंदर से पूछा जा रहा है एकदम लाइन टू लाइन। नहीं, हमने दिया था एलपी का 2024 वाले में दिया हूँ, तो उसमें भी पूरा एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन ही आ गया था। मतलब अगर कोई बच्चे एनसीईआरटी को खत्म कर दें तो अंदर से पूरा चैप्टर को क्लियर कर ले तो उनका हो जाएगा सिलेक्शन। हाँ, साइंस के लिए पूरी एनसीईआरटी आपको 95% एनसीईआरटी से आ रहा है अभी का पेपर जो है। और एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्या रोल है? प्रीवियस ईयर के लिए मैथ और रीजनिंग आपको प्रीवियस ईयर के लिए बहुत काम करेगा। आपको लगभग 60% मैथ और रीजनिंग आपको प्रीवियस ईयर से मैच खा जाएगा वहाँ पे। इसलिए हमको टीसीएस का जो प्रीवियस ईयर है वो आप मैथ के लिए और रीजनिंग के लिए करके जाइए। और एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट का क्या रोल है? बिना मॉक टेस्ट का तो कोई भी एग्जाम अभी क्वालिफाई करना मुश्किल है। मॉक टेस्ट से क्या क्या बेनिफिट होता है? मॉक टेस्ट है, एक से रिवीजन हो जाती है आपकी और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अचानक वहाँ पे जाइएगा तो आपका जो है मतलब अचानक टेस्ट में बैठिएगा, एक तो टाइम मेंटेनेंस नहीं हो पाएगा कि कितना टाइम मतलब ये करना है। तो मॉक टेस्ट से सबसे बड़ी टाइम का मतलब बैलेंस होता है कि आपको इतना मिनट में एक क्वेश्चन जो है हम 60 मिनट में या 60 सेकंड में या 1 मिनट में जो भी है कर लेते हैं यहाँ मॉक में, तो वहाँ थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम लगता है। दोस्तों जैसे बबलू जी ने बताया कि मॉक टेस्ट का एग्जाम को क्रैक करने में बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि मॉक टेस्ट आप लोग जब देते हैं तब आपका एक अंदर का डर खत्म होता है। क्योंकि मॉक टेस्ट में आप लोग एक बार घर पे बैठिएगा या फिर मोबाइल पे दे रहे हैं या फिर लैपटॉप में दे रहे हैं, किसी भी चीज में दे रहे हैं, तो आपका एग्जाम जैसा पैटर्न हूबहू रहता है। तो आप लोग यहाँ पे अगर मॉक टेस्ट देंगे तो एग्जाम में भी उसी टाइप का जाके देंगे। आप लोग भी मॉक टेस्ट के लिए टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग DOMC कोड यूज करके 13% डिस्काउंट में ले सकते हैं। जैसे मेडिकल को लेकर बहुत बच्चों को डाउट होता है कि पॉइंट्समैन के लिए कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए होता है, उसके बारे में कुछ बताइए। मेडिकल में ज्यादातर लोग फेल नहीं होगा, 100 में से 1 लड़का फेल होता है। वैसे मेडिकल के लिए किसी को सोचना ही नहीं चाहिए, आपको जैसा मेडिकल रहेगा कुछ ना कुछ पोस्ट मिल जाएगा आपको। ऐसे पॉइंट्समैन के लिए कौन सा B2 चाहिए होता है ना? तो A2 चाहिए। हाँ, सबसे मतलब अच्छा स्टैंडर्ड ग्रुप में A2 ही है। लेकिन ऐसा नहीं, मेडिकल आपका कैसा भी रहेगा मेरे अंदाज से छटने का बहुत कम चांस है। अगर C1 भी आया, कुछ भी आया तो कुछ ना कुछ पोस्ट आपको मिल ही जाता है। मतलब मेडिकल में बच्चे उतना ध्यान नहीं दे, नहीं, एग्जाम को क्रैक करने में ध्यान। एग्जाम को करेक्ट करें, मेडिकल तो जो होने का वो होगा ही। लेकिन मेडिकल में मैं देखा कि लगभग हमारे यहाँ मतलब नहीं के बराबर मतलब कोई लड़का छटा, जिसका 1-2 लड़का को छांट लिया तो फिर से जो रीमेडिकल दिया तो उसमें पास हो गया। एक बार मेडिकल के बारे में बताइए, कैसा प्रोसेस हुआ था मेडिकल का, कुछ असुविधा हुई थी क्या? मेडिकल में कुछ नहीं असुविधा हुआ, तो बहुत अच्छा लोग कोऑपरेट किया था। हाँ, शुरू में हम लोग को वही ब्लड टेस्ट हुआ था, उसके बाद पेशाब का यूरिन टेस्ट हुआ था और थोड़ा सा मतलब छाती उती का मतलब एक्सरे थोड़ा सा करके देखा था और ज्यादा कुछ नहीं, मतलब नॉर्मल, इतना नॉर्मल अच्छा किया था ना, मतलब बहुत मजा आया था। किसी को भी नहीं निकाला था ग्रुप डी में, किसी को भी नहीं निकाला, किसी को नहीं। और इस बार जो वैकेंसी अभी फिलहाल बहुत कम है, पिछले बार के मुकाबले पिछले बार लगभग 1 लाख वैकेंसी थी, इस बार कैसा कंपटीशन होने वाला? देखिए कंपटीशन तो होने वाला है। अगर 32,000 के लमसम सीट है
पिछले बार 1,02,000 या 3,000 ऐसे कुछ था। कंपटीशन था आपको, जैसे पिछले बार नॉर्मल जो आपको 70 से 60 के बीच ज्यादातर जोन का फाइनल कटअप गया था। अब तो 5 नंबर ज्यादा आ जाएगा, 75 से 65 के बीच रहेगा। जो नॉर्मल जोन रहेगा वो 65 पे सिलेक्शन हो जाएगा, जो टफ जोन होगा उसको 75 का। जैसे बहुत सारे बच्चों ने अभी फॉर्म फिलअप किया है, तो कौन सा पोस्ट अभी बेटर है सबसे पहले? देखिए पोस्ट का तो मतलब बेटर, जैसे मैं पॉइंट्समैन हूँ तो मुझे लग रहा है मतलब अच्छा खासा आपको अपॉर्चुनिटी है, यहाँ से गार्ड बन सकते हैं, एलपी बन सकते हैं। मतलब मेरा एलपी का डिपार्टमेंटल एग्जाम निकला भी हुआ है, तो आपको चांस इसमें मिलेगा। गार्ड बनने का सबसे ज्यादा चांस आपको पॉइंट्समैन में मिलेगा। तो पॉइंट्समैन अभी मतलब अगर आपको गार्ड बनना है या ऊपर जाना है या स्टेशन मास्टर बनना है तो केवल पॉइंट्समैन ही फॉर्म भर सकता है। मतलब अगर इसमें 2 आता है, एक एलडीसी कोटा, एक जीडीसी कोटा। जब एलडीसी कोटा आएगा तो उसमें केवल पॉइंट्समैन फॉर्म भर सकता है, लेकिन जीडीसी आएगा तो उसमें सब भर सकता है। एक बच्चों को अप्रोक्सीमेट सैलरी बता दीजिए मोटिवेशन के लिए। देखिए अभी जो है ना एवरेज 35 के लमसम, मतलब जो नए लड़के ज्वाइन किए हैं, जो 2023 में ज्वाइन किया और जो 19 में फॉर्म भरा था। लेकिन अगर 8वां वेतन लग गया तो एवरेज मान के चलिए कि 50,000, 50 के आसपास, या 45 से 50 के लमसम मान के चलिए। एक बार जो बच्चे ग्रुप डी का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उनको सजेशन दे दीजिए कि कैसे पढ़ना है, मैथ्स को कैसे पढ़े हो, एक बार मोटिवेशन के लिए कुछ बता दीजिए। नहीं देखिए अभी से तो आप मतलब पूरा क्लास भी लेके कर सकते, क्योंकि 6 महीना टाइम है। जिसका बेसिक कमजोर है क्लास भी ले सकता है, या जो कोर्स कंप्लीट कर लिया तो ज्यादा से ज्यादा टेस्ट लगाए अभी से, प्रीवियस ईयर टीसीएस का देखे। मतलब प्रीवियस ईयर से बहुत सारा पैटर्न जो मिलता जुलता है। और कोई रूटीन को फॉलो करे क्या बच्चे? देखिए रूटीन तो सबका अपना अपना है, उसके लिए तो मतलब कोई रात में पढ़ता है तो कोई दिन में पढ़ता है। तो दोस्तों आपने देखा बबलू जी का इंटरव्यू, जो कि एक सफल कैंडिडेट है, और एक सफल कैंडिडेट से जानना आपके लिए काफी फायदेमंद होगा, क्योंकि एक सफल कैंडिडेट आप लोगों को सही रास्ता बताएंगे कि कैसे एग्जाम को क्रैक करना है। तो बबलू जी का बहुत बहुत धन्यवाद चैनल में समय देने के लिए। थैंक यू।